प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसके बारे में हमने पिछले ऑनलाइन क्लास में अध्ययन किया था कि प्राचीन भारत के कौन कौन से स्रोत हैं। इसके बाद जो लास्ट कक्षा थी उसके अंदर हम पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में आज चर्चा करते हैं। कल जो हमने पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में चर्चा की थी उनमें अभिलेख थे, वह अभिलेख के कुछ अन्य पार्ट थे, उनके बारे में, सिक्के व मुहरों के बारे में और कलाकृतियों के बारे में हम कल की क्लास में बात कर चुके हैं। आज की इस क्लास के बारे में हम बात करेंगे भग्नावशेष व स्मारक। भग्नावशेष और स्मारक प्राचीन काल से ही मानव ने बहुत से निर्माण कार्य किए हैं। इन निर्माण कार्यों के माध्यम से उसने अपने कला का विकास किया है और अपनी उत्कृष्टता को निखार कर इतिहास के सामने रखा है। इनके माध्यम से इतिहास को जानने में बहुत आसानी प्राप्त होती है। वह इतिहास के दबे हुए चेहरों पर प्रकाश पड़ता है और इतिहास को उजागर करने में ये साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से तत्कालीन कला, सामाजिक स्थिति, सामाजिक उत्थान, धर्म, व्यवस्था, रीति रिवाज आदि सब की जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है और तत्कालीन समाज में रह रहे लोगों की समृद्धता और उनकी स्थिति के बारे में भी ज्ञान होता है कि उनके द्वारा जो बनाए गए भवन हैं वो किस प्रकार के थे, मिट्टी से बने थे, ईंटों से बने थे, पत्थर से बने थे। इन सब के बारे में भी पता चलता है और उनके द्वारा उपयोग में लिए गए अन्य कलाकृतियां हैं, इनके माध्यम से भी हमें पता चलता है। अब हम बात करते हैं, इन टॉपिकों को हमने सुविधा की दृष्टि से अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, जिनमें भवन है, मंदिर निर्माण है, स्तूप है, चैत्य और विहार है। सबसे पहले अगर हम भवनों की बात करें तो मानव है जो प्राचीन मानव था वह यायावर और घुमक्कड़ जीवन जीता था। उसने कभी अस्थायी आवास नहीं बनाया था, परंतु उसके बाद सिंधु सभ्यता का जो मानव था उसकी समझ है वह विकसित हो चुकी थी। उसने रहने के लिए अपने आवास का निर्माण किया। उस समय पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था और सिंधु घाटी सभ्यता से हमें बहुत से स्थलों से भवन के साक्ष्य मिले हैं। इन भवनों में 4 प्रकार के जो भवन हैं वो बहुत ही मुख्य हैं, जिनके बारे में हम बात करें तो जैसे वृहत स्नानागार है, अन्नागार है और धोलावीरा से प्राप्त है जो स्टेडियम है, प्राचीन इतिहास में ज्ञात सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसके अलावा डॉकयार्ड, बोधीवाड़ा है, वह है। इन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वृहत स्नानागार है वो कैसा था, उसकी आकृति कैसी थी, इसके बारे में बात करते हैं। वृहत स्नानागार है जिसकी लंबाई 39 फीट लंबी थी, चौड़ाई 23 फीट लंबी थी और गहराई है वो 8 फीट थी। ये जो लंबाई है ये इसकी 39 फीट लंबा था और ये चौड़ाई है ये 23 फीट लंबी थी और ये इसकी जो गहराई है ये 8 फीट लंबी थी। अब हम बात करते हैं कि जो ये स्नानागार था इसके अंदर उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी, जिनके द्वारा इस स्नानागार के अंदर उतरा जाता था। इन दोनों मार्गों से स्नानागार में प्रवेश किया जाता था और इधर दूसरी तरफ हम बात करें तो पुजारियों व पुरोहितों के आवास स्थान थे। यहाँ पर छोटे छोटे बैरक के अंदर कुछ कमरे बने हुए थे दोनों तरफ। इन
भवनों के जो दरवाजे हैं वो एक दूसरे के विपरीत खुलते थे और पास ही में सीढ़ियां मिली है, जिनसे इतिहासकार इस बात का अनुमान लगाते हैं कि ये सीढ़ियां निश्चित ही रूप से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए बनी होगी। इस स्नानागार में जल निकासी के लिए नाली की व्यवस्था की जाती थी, जिससे जो जल है वो बाहर की ओर आ जाता था। ये है जो स्नानागार का एक मॉडल बनाया है। इस स्नानागार को तत्कालीन विद्वान मार्शल महोदय ने विश्व का आश्चर्य कहा है। मार्शल महोदय ने इसे विश्व का आश्चर्य कहा है। इसके बाद हम बात करते हैं विशाल अन्नागार की। विशाल अन्नागार है जो सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े भवन के रूप में जाने जाते हैं, वह है विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार विशाल अन्नागार है जिसकी लंबाई लगभग 150 फीट लंबा और लगभग 70 से 80 फीट चौड़ा था, जिसके अंदर सिंधुकालीन सभ्यता के लोग हैं वो अनाज, अन्य खाद्य सामग्रियां हैं, उनका संग्रहण उन्हें इकट्ठा करते थे ताकि जरूरत के समय पर इनका उपयोग में लिया जा सके। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है जो डॉकयार्ड है, गोदीवाड़ा है। गोदीवाड़ा वह स्थान होता है जहां समुद्र के निकट जहाजों को ठहराया जाता है, उसे डॉकयार्ड और गोदीवाड़ा कहते हैं। यह भी बहुत ही बड़ा क्षेत्र था जिसके अंदर इस भवन या डॉकयार्ड का निर्माण किया गया था ठहरने के लिए। इसके बाद का जो हमारे पास अगला महत्वपूर्ण स्थल है वह धोलावीरा से प्राप्त स्टेडियम है। यह प्राचीन काल का एक बहुत ही अच्छा भवन निर्माण का साक्ष्य है और विश्व में ऐसा एकमात्र साक्ष्य है जो इतने बड़े स्टेडियम के रूप में मिला है। इसके बाद हम भवन निर्माण की अगली कला में बात करते हैं। तो भवन निर्माण की कला में आगे आने वाले समय में कुछ और उन्नति हुई और कुम्भहार जो पटना में एक स्थान है, वहां से मौर्यकालीन शासक चंद्रगुप्त मौर्य के राजभवन मिले हैं जो काष्ठ से निर्मित है। काष्ठ से निर्मित भवन है वो प्राप्त हुआ है। काष्ठ से निर्मित भवन का ये एक अनूठा उदाहरण है, एक बहुत ही अच्छा नमूना है। इसके बाद शुंग, शातवाहन वंश से और भी अनेक राजा हुए, उनके काल में अनेक प्रकार के निर्माण कार्य हुए। जब हम आगे की पंक्ति में बढ़ते हैं तो जैसे जैसे इतिहास अपनी चरम सीमा पर आता रहा, वैसे वैसे निर्माण कार्य है वो अपनी उत्कृष्टता की ओर बढ़ते गए। अब हम अगले टॉपिक की ओर आते हैं, मंदिर निर्माण कला। हम सब जानते हैं कि मानव प्राचीन काल से ही पूजा अर्चना में लगा हुआ है। सिंधु सभ्यता से भी हमें इस बात के प्रमाण की जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता में भी मातृशक्ति की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, लिंग व योनि की पूजा के साक्ष्य मिले। इससे हम मान सकते हैं कि मानव है जो प्राचीन काल से ही पूजा अर्चना में लगा है। मंदिर जिसके साथ साथ आगे बढ़ते गए शुंग, सातवाहन, कनिष्क काल यूनानी शासकों के द्वारा भी मंदिरों का निर्माण करवाया गया। यूनानी शासक हेलियोडोरस के गुरुध्वज स्तंभ लेख से हमें ज्ञात होता है कि विदिशा के निकट उसने वासुदेव संकर्षण की याद में कुछ मूर्तियों का निर्माण करवाया था। यह उसके द्वारा पूजा अर्चना का साक्ष्य मिलता है। मंदिर निर्माण की कलाओं के माध्यम से हमें इतिहास के बहुत से दबे हुए गहरे राज्यों के बारे में पता चलता है। इनके द्वारा पता चलता है कि ये जो मंदिर निर्माण है वह कौन सी सभ्यता से है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत आदि और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, उनकी स्थितियां, उनकी कला के बारे में जानकारी होती है। उनके राजवंशों के बारे में भी हमें जानकारी होती है कि इस मंदिर का निर्माण है वह किस शासक ने करवाया है, वो किस राजवंश का है, आदि सब जानकारियां हमें इन साक्ष्यों के माध्यम से पता चलती है। अब हम बात करते हैं स्तूपों की।
स्तूप स्तूप भी प्राचीन इतिहास को जानने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। स्तूप को ऋग्वेद के अंदर अग्नि की ज्वाला को स्तूप शब्द से नवाजा गया है या परिचित किया गया है। वर्तमान में स्तूप से तात्पर्य है कि स्तूप किसी महापुरुषों के अवशेषों के ऊपर बनाए गए निर्माण कार्य को स्तूप कहते हैं। उनसे संबंधित जैसे उनके द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुएं हैं, उनके ऊपर भी बाद के समय में स्तूपों का निर्माण होने लगा। भारत में सबसे प्राचीनतम जो स्तूप है वह बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित स्तूप है। महात्मा बुद्ध से संबंधित अनेक स्तूप है। जब उनको निर्माण प्राप्त हुआ तो समीपस्थ 8 शासकों ने उसके जो शरीर के अस्थि अवशेष है उन्हें आपस में बांट लिया और उनके ऊपर अलग अलग अवशेष बनाए। अवशेषों के बाद में उन्होंने जो स्तूप बनाए, उन स्तूप का एक चित्र हम यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार से स्तूप होते हैं। यह पश्चिमी तोरण द्वार है, यह पूर्वी तोरण द्वार है, यह सामने का स्थान है, यहाँ प्रवेश द्वार होता है। और यह है जो पद प्रदक्षिणा है, इसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए बनाया गया है। यह पद प्रदक्षिणा पथ है और इसे अंडाकार होने के कारण अंड कहा जाता है और इसे हार्मिका कहा जाता है। इसे छत्र कहा जाता है और इस यष्टि कहा जाता है और ऊपरी तरफ कलश होता है। यह एक स्तूप का मॉडल है। इसके अंदर यह प्रवेश द्वार, पूर्वी और पश्चिमी तरफ तोरण द्वार, यह इसकी जो आकृति है वह अंड के समान होती है, अंडाकार होती है, इसीलिए अंड कहा जाता है। यह हार्मिका होती है, इसके ऊपर ये छत्र होते हैं और ये यष्टि है और ऊपर की तरफ कलश रखा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं चैत्य और विहारों के बारे में। चैत्य और विहारों का निर्माण बौद्ध एवं जैन धर्म के भिक्षुओं एवं साधुओं के पूजा अर्चना करने के लिए व उनके निवास स्थान के लिए इनका निर्माण किया गया था। भारत में है बहुत से चैत्य हैं, काला के चैत्य, पीतलखोरा का चैत्य, भांजा का चैत्य व बहुत से विहार हैं, गुफाएं बनाई गई है। सम्राट अशोक के द्वारा बिहार में गया नामक स्थान पर बारबर की गुफाएं हैं वह उसके पुत्र के द्वारा निर्मित नागार्जुन की गुफाएं हैं। और इसी प्रकार बहुत से स्तूप भी हैं, जैसे सांची का स्तूप है, बरगुद का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है, कनिष्क का स्तूप है, ये भी है। अब हम बात करते हैं अन्य पुरावशेषों में। अन्य पुरावशेषों में हमारे पास मृद भांड, आभूषण व उपकरण है। मृद भांड, जब मानव में गुणों का विकास हुआ, वह उसने थोड़ी प्रगति की, तो इसके साथ साथ उसमें समझ विकसित हुई। उसने सामग्री, खाद्य सामग्री व अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए मृद भांडों की आवश्यकता हुई। तब उसने मिट्टी से कुछ ऐसे
भांड बनाए जिन्हें मृद भांड नाम दिया है विद्वानों ने। इन मृद भांडों की आकृति अलग अलग प्रकार से होती थी। कुछ ऐसे बड़े मृद भांड हुआ करते थे, कुछ छोटे मृद भांड भी हमें इतिहास में मिले हैं। इन मृद भांडों को विद्वानों ने इनकी बनावट और तकनीकी के आधार पर 4 भागों में बांटा है। उन 4 भागों में हम बात करते हैं गैरिक मृद भांड, काले व लाल रंग के मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड और उत्तरी काले चमकीले मृद भांड। गैरी की जो मृद भांड है वो 1100 से लगभग 800 ईस्वी पूर्व की, और जो काले व लाल रंग के मृद भांड है वो 800 से 400 ईस्वी पूर्व की, और जो ये मृद भांड है 400 से 200 ईस्वी पूर्व की, और ये 200 ईसा पूर्व से बाद के जो मृद भांड है वो उत्तरी काले चमकीले मृद भांडों के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं आभूषण के बारे में। प्राचीन काल से ही मानव ने विभिन्न प्रकार के आभूषण जो धारण किए हैं, जिनमें स्त्री और पुरुष हैं वो दोनों ही आभूषणों को धारण करते थे। मानव की सुंदरता का एक अभिन्न अंग है जो आभूषण है। आभूषण से स्त्री और पुरुष की सुंदरता में निखार आता है। प्राचीन मानव था, उसने हड्डी के आभूषणों को ग्रहण किया, उसके पश्चात मन के, सीपी आदि के आभूषण ग्रहण किए। उसके बाद जैसे जैसे उस सभ्यता का विकास हुआ, उसने धातु के आभूषण पहनने शुरू कर दिए, जिनके अंदर तांबा, कांसा, पीतल, उसके बाद चांदी व सोने के आभूषणों को उसने धारण किया। अब हम बात करते हैं उपकरणों की। मानव जो है प्राग इतिहास काल से ही उपकरणों का प्रयोग करता आया है। जब मानव शिकारी था, यायावर जीवन करता था, मानव तब से उपकरणों का उपयोग करता आया है। तत्कालीन समय में जो मानव के उपकरण थे वो बहुत ही बड़े थे, बड़े उपकरणों का उपयोग किया करता था। उपकरणों को वह प्रयोग शिकार के लिए, वह अपनी सुरक्षा के लिए किया करता था। हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा के लिए उपयोग करते थे उपकरणों का। उसके पश्चात मानव में समझ का विकास हुआ और उसने समझ के अनुसार इतने भारी उपकरणों को त्याग कर छोटे उपकरणों का उपयोग किया, जिन्हें माइक्रोलिथिक उपकरण भी कहते हैं। इन उपकरणों के माध्यम से उसने शिकार व अन्य कार्य करना प्रारंभ किया। इसके बाद मानव ने हड्डी के उपकरणों का उपयोग किया, और हड्डी के उपकरणों के बाद जब इतिहास में धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ, धातु के अनेक उपकरणों का प्रयोग किया, जिसके साथ ही उसे खेती में भी, कृषि में भी है जो सहायता मिली, जिसके कारण अधिक अन्न उपजने लगा। साथ ही धातु के प्रयोग के साथ एक अलग क्रांति का विकास हुआ। वह अनेक नए नए प्रकार के जो उपकरण है वो मानव सभ्यता में आ गए, जिससे मानव की जो प्रगति है वह 4 गुना अधिक हो गई और मानव की सभ्यता में 4 चांद लग गए। इन उपकरणों के माध्यम से मानव ने अपने विकास में बहुत ही ज्यादा सहायता प्राप्त की। उपकरणों के माध्यम से मानव ने अलग अलग प्रकार के उपयोग किए, प्रयोग किए, जिनके माध्यम से मानव ने एक अलग विकास की नींव रखी। आगे आने वाली क्लास में हम अन्य स्रोतों के बारे में बात करेंगे, जिनमें साहित्यिक स्रोत हैं, उनको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।